राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आश्रय। अरे ओ कामचोर, अभी तक सो रही है क्या? मेरे बेटे को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। ललिता जी अपनी भांजी निशु को डांट रही थी। तभी निशु जल्दी से उठकर बाहर आई और अपने कांपते हुए होठों से बोली, माफ करना मामी जी, आज आंख नहीं खुली मेरी, मैं कल से जल्दी उठ जाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब जा जल्दी से, मेरे बेटे के लिए नाश्ता बना। हाँ मामी जी, अभी जाती हूँ बस। ये कहते हुए निशु तुरंत रसोई में चली गई और जल्दी से उपमा बनाकर तैयार कर दिया। साथ में अदरक और इलायची वाली कड़क चाय बनाकर भी ले आई। कुछ देर में मामी का बेटा लविस तैयार होकर बाहर निकला तो निशु नाश्ता लेकर बाहर आई और बोली, भैया भैया ये लीजिए नाश्ता, मैंने नाश्ता बना दिया है आपके लिए, खा लीजिए। ये क्या बनाया है तूने? भैया उपमा है ये। छी, उपमा? मुझे उपमा नहीं पसंद, मैं नहीं खाता उपमा। सड़ा सा नाश्ता बनाकर रख दिया बस, कुछ भी बना देती है। कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी क्या? लविस ने गुस्से में कहा तो निशु बोली, वो भैया आज थोड़ी लेट उठी थी ना मैं, कल आपकी पसंद का जरूर बना दूंगी। कल से मुझे उठने में भैया बिल्कुल देर नहीं होगी, मैं टाइम पे आपको आपका नाश्ता बनाकर दे दूंगी, वो भी आपकी पसंद का। नहीं खाना मुझे ये सड़ा हुआ उपमा। गुस्से में पैर पटकते हुए लविश भूखे पेट ही ऑफिस के लिए निकल गया। ये देखकर तो ललिता जी का गुस्सा अब सातवें आसमान पर चढ़ गया और वह निशु का हाथ पकड़कर मोड़ कर बोली, तेरी वजह से मेरा बेटा भूखे पेट ऑफिस गया है, करम जली। मेरे बेटे को भूखा रहना पड़ा तेरी वजह से। अगर तू जल्दी उठकर उसकी पसंद का नाश्ता बना देती ना तो मर नहीं जाती। अरे पड़ी रहती है दोपहर तक बिस्तरों में। मामी प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। आज के बाद देरी नहीं होगी मामी उठने में। मामी प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं समय पर उठ जाऊंगी कल से, लेकिन प्लीज अभी के लिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए मामी, मुझे दर्द हो रहा है। ललिता जी ने पूरी तेजी के साथ उसका हाथ मोड़ा हुआ था और निशु रोते हुए बस बोले जा रही थी, लेकिन ललिता जी ने उसका हाथ जोर से झटका और गुस्से से बोली, अगर आज के बाद मेरा बेटा भूखे पेट अपने ऑफिस गया ना और तूने उसका काम समय पर नहीं किया तो इस घर में तेरा कोई ठिकाना नहीं होगा, समझी? समय पे उठकर उसके लिए चुपचाप उसकी पसंद का नाश्ता बनाकर दे दिया करना रोज, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर ढूंढ लेना अपने लिए कोई और ठिकाना, समझी ना? बोझ कहीं की, अरे तू क्यों नहीं मरी अपने माँ बाप के साथ? वो तो चले गए और इस बोझ को हमारे माथे छोड़ गए बस। तेरे दादा दादी तो तू पहले ही खा गई और तेरे चाचा चाची, उन्होंने तो तुझसे पल्ला झाड़ लिया बस। फिर कौन बचा? अरे हमारे माथे पर आ पड़ी आफत बस। और क्या, तेरे मामा को तो ज्यादा भलाई करनी है ना। अरे मैंने उनको कितना बोला था कि इस आफत को अनाथ आश्रम में पटकाओ, पर नहीं जी, उनको तो अपनी बहन दिखती है तुझ में, तू तो उनकी बहन की निशानी है ना, तुझे तो सीने से चिपका कर रहेंगे। वाह जी वाह, बन रहे हैं साहब भलमनसाई करने वाले। इस बोझ को मेरे माथे पर लाकर पटक दिया है, बोझ कहीं की, मनूस कहीं की। मामी की बात सुनकर निशु आंखों में आंसू लिए सिसकियों के साथ रसोई में चली गई और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। दोपहर में जब उसके मामा जी अपनी दुकान से आए तो निशु ने पूरा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। खाना खाते खाते ही मामा जी ने कहा, अरे निशु बिटिया, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बेटा तूने, बिल्कुल स्वादिष्ट बनाया है। मेरी बहन जैसा ही स्वाद है तेरे हाथों में। सच में बेटा, तुझे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी बहन कहीं नहीं गई है, वो बिल्कुल मेरे सामने ही है। बिल्कुल तू उसकी जैसी ही दिखती है, उसकी जैसा ही तेरा व्यवहार है, उसके जैसे ही तेरे हाथों में खाने का स्वाद है। वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही ललिता जी चिढ़ते हुए बोली, ना जाने आपको इसके हाथों का खाना क्यों इतना अच्छा लगता है। अरे सुबह तो इसने मेरे बेटे को भूखे पेट ही निकाल दिया यहाँ से। मेरा बेटा बेचारा भूखे पेट गया है, क्या करूं? अरे उसके लिए उपमा बनाकर रख दिया इस करमजली ने। बस बेचारा मेरा बेटा भूखे पेट ही चला गया, अब क्या करता? ये करमजली समय से उठकर उसके लिए नाश्ता नहीं बना सकती थी क्या उसकी पसंद का? उसको उपमा नहीं पसंद है। अरे तो क्या हुआ भाग्यवान, बच्ची ही तो है अभी बेचारी, कभी कभार आंख लग जाए तो क्या हो गया, तुम बना देती, तुम्हारा तो बेटा है ना वो। हाँ हाँ जी, आप तो इसे ही सर पर बैठा कर रखो बस। इसके माँ बाप तो चले गए, अब हम इसका जिंदगी भर बोझ उठाते रहेंगे बस। मामी जी के मुंह से ये सुनकर निशु चुपचाप किचन में चली गई। तभी उसके मामा अशोक जी ने कहा, अरे छोड़ो भाग्यवान इस बात को, आज 3 बजे तक मेरा बचपन का दोस्त अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहा है, इसीलिए अपने इस चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रखना, समझी? और ये सुनकर ललिता जी मुस्कुराकर बोली, अरे वही वाला दोस्त
जो आप बताते थे, जो हैदराबाद में रहता है, वही वाले क्या? जिनका घर भी महलों जैसा है और जिनका विदेश में भी कारोबार है? अरे हाँ हाँ भाई, हाँ भाग्यवान वही लोग आ रहे हैं अपने परिवार के साथ। अरे तो इतने अमीर लोग हमारे यहाँ गरीब के घर में क्यों आ रहे हैं जी? अब तो भाई ये मुझे भी नहीं पता कि क्यों आ रहे हैं। हो सकता है काफ़ी समय से मिले नहीं हैं तो हाल चाल लेने आ रहे हैं बस। चलो अच्छा है, अगर हमारा बेटा लवीस उस अमीर खानदान का दामाद बन जाए फिर तो भाई भाग्य ही खुल जाएंगे मेरे बेटे के तो। ललिता जी मन ही मन खिचड़ी पका रही थी। उसने जल्दी से निशु से कहकर पहले पूरे घर की सफाई करवाई और फिर उसे खाने की एक लंबी चौड़ी लिस्ट देते हुए बोली, वैसे तो मुझे तेरे हाथ का खाना जरा भी पसंद नहीं है, सड़ा हुआ खाना बनाकर रख देती है बस। लेकिन तेरे मामा ने कहा है कि मेहमानों के लिए खाना तुझे ही बनाना है। जरा अच्छा खाना बनाना, समझी ना? खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और जो लिस्ट थमाई है ना तेरे को, ये सारी चीजें बननी चाहिए। स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सुन लिया? निशु ने हाँ में सिर हिलाया और फिर तरह तरह के पकवान बनाने में जुट गई बेचारी। शाम हुई तो अशोक जी का दोस्त अपने पूरे परिवार सहित आए। कुछ देर बातें करने के बाद ललिता जी ने कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है जी, हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हाँ हाँ बहन जी, सही कहा आपने, बिल्कुल हमें भी ऐसा ही लग रहा है। हम सबको भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। ये तो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं बहन जी, और आज मिलकर देख भी लिया। ललिता जी ने अपना तीर छोड़ते हुए कहा। आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसके पति अशोक जी बोल पड़े, अरे अरे भाग्यवान जी, अब बातों से ही पेट भर दोगी क्या सबका, या फिर कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी हम सबको? हाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल हाँ, खाना तो तैयार है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। ये कहते हुए ललिता जी तुरंत ही रसोई में गई, जहाँ पर निशु बेचारी पहले से ही खाना डाल रही थी, पूरी तैयारी कर रही थी। अरे ओ महारानी, मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं, जा जल्दी से पूरा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाकर सजा दे। और हाँ, इतने अमीर लोग आए हुए हैं, इसके बाद यहाँ आसपास में नजर भी मत आना, समझ गई ना? अरे क्या समझेंगे वो, इतने अमीर लोग हैं, इसीलिए हम नहीं बता सकते उनको कि तू हमारी भांजी है, जिसे हम पाल रहे हैं, जो हमारे ऊपर बोझ है, समझी? ठीक है मामी। निशु ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपने हाथों से जो अपनी मेहनत से पकवान बनाए थे वो सब उसने डाइनिंग टेबल पर लगा दिए और फिर अपने रूम में चली गई बेचारी। अशोक जी अपने दोस्त राकेश और उसकी फैमिली के साथ खाने बैठ गए। कुछ देर बाद खाना खाते खाते ही उनके दोस्त राकेश जी ने कहा, लगता है यार अब तो हमें बार बार तुम्हारे घर आना ही पड़ेगा खाना खाने के लिए। खाना इतना स्वादिष्ट है कि पेट भर गया है, लेकिन मन मन अभी तक नहीं भरा मेरा। अरे खाए जा रहा हूँ, बस खाए जा रहा हूँ। हाँ, मेरी भांजी खाना बहुत अच्छा बनाती है यार, बहुत स्वादिष्ट बनाती है, अशोक जी ने कहा। तो तभी उनके दोस्त राकेश की बेटी तानिया बोली, मम्मी, जब हम आ रहे थे तो एक सुंदर सी लड़की थी ना, जो बाहर फूलों में पानी दे रही थी, शायद अंकल जी उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ जी हाँ, हमने देखा था उसको, सिंपल से सूट में थी, कितनी सुंदर दिख रही थी। वो आपकी भांजी है? और उसकी मासियों में तो देखो, फूलों से बातें कर रही थी, कितनी कोमल बच्ची है। हमें भी तो मिलवाइए ना उससे, अपनी भांजी से, राकेश जी की पत्नी सुलोचना जी बोली। तो ये सुनकर ललिता जी चिढ़ गई और मन ही मन बुदबुदाने लगी, हे भगवान, अपनी गरीब भांजी का नाम लेना जरूरी था क्या इनको? मैंने तो उसे आने के लिए मना कर दिया था, और इन्हें इन्हें देखो कितने तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अरे चुप नहीं रहा गया था क्या इनसे? अरे क्या सोच रही हो भाग्यवान, जाओ और जाकर निशु को बुला कर लेकर आओ, मेरी प्यारी भांजी को, जाओ, अशोक जी ने कहा। तो ललिता जी बेमन से बोली, हाँ हाँ अभी बुला रही हूँ, बस अभी बुला कर लाती हूँ। बेचारी गरीब के माता पिता हैं नहीं, तो हमने ही उसे सहारा दिया है। ये कहते हुए ललिता जी वहाँ से उठकर अंदर गई और फिर मजबूरी में उसे निशु को मेहमानों के सामने लेकर आना ही पड़ा। निशु ने सबके सामने आकर सबसे नमस्ते किया, पैर छुए और फिर एक तरफ बैठ गई। तभी राकेश जी की पत्नी सुलोचना जी बोली, और काफ़ी देर तक निशु से बातें भी की। बातें करने के बाद फिर उन्होंने कहा, हमें तो सिर्फ आपकी भांजी के हाथ का खाना ही पसंद नहीं आया भाई साहब,
बल्कि हमें तो आपकी भांजी भी पसंद आ गई है। और भाई साहब, आपको ऐतराज ना हो तो मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ बहन जी बोलिए। आपकी भांजी को हम अपने घर की शोभा बनाना चाहते हैं, अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं कुछ समझा नहीं भाभी जी, क्या बोल रही हैं आप? अरे भाई साहब, हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। मुझे निशु बिटिया बहुत पसंद आई है। उधर ललिता जी मन ही मन सोचने लगी, अरे ये क्या हो रहा है? मैंने इतनी सारी तैयारियां क्या इस गरीब के लिए की थी? क्या ये आए और इस गरीब को पसंद करके चले जाएं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। अजी सुनते हो, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, आप दोनों सोच समझकर हमें जवाब दीजिएगा। हमने तो निशु बिटिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ही लिया है, बस आपके जवाब की देरी है। सुलोचना जी ने कहा। तो ये सुनकर निशु को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बैठे बैठाए उसके लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आ गया। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। ललिता जी अपने पति अशोक जी को एक तरफ ले आई और बोली, आपके अमीर दोस्त ने तो आपकी गरीब भांजी को अपने बेटे के लिए मांग लिया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, आपको साफ साफ इनकार कर देना है। अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खुद चलकर इतना अच्छा रिश्ता आया है मेरी भांजी के लिए और फिर मैं इनकार क्यों करूँगा भला? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस भिखारी का रिश्ता इतने अमीर घर में हो, समझे? और फिर इतने अमीर ससुराल में लड़की देने के लिए क्या तुम जानते नहीं कि कितना दहेज देना पड़ेगा? और मैं उस गरीब की शादी में 1 रुपए भी खर्च नहीं करने दूंगी। सुन लीजिए मेरी बात कान खोलकर, जिसको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में से तो 1 रुपए भी नहीं मिला, अब हम ही इसके ऊपर पैसे लगाते रहें बस? कोई गरीब सा लड़का देखकर बांध दूंगी उसके पल्ले इसको, लेकिन इतने अमीर ससुराल में बिल्कुल नहीं। हाँ जी सुन लीजिए बात। अरे भाग्यवान, राकेश मेरा बचपन का दोस्त है, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, वो दहेज जैसी प्रथा के सख्त खिलाफ है। तभी ललिता जी चिढ़ते हुए बोली, अरे मैंने तो सोचा था कि उसकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगूंगी, लेकिन उन्होंने तो उस भिखारी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगी। ललिता तुम पागल हो गई हो क्या? उनकी बेटी का रिश्ता कहीं और पहले से ही तय हो चुका है, इसीलिए अपने बेटे का ख्याल तो अब तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो तो अच्छा रहेगा। और हाँ, निशु बिटिया की शादी की तैयारियां शुरू करो, निशु की शादी तो अब उस घर में ही होगी। इतना कहकर अशोक जी बाहर आए और आकर शादी के लिए हाँ कर दी। सब लोग ये सुनकर खुश हो गए, सबके चेहरे पर खुशी दौड़ आई और उनकी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल गई। कुछ देर बाद उनके जाते ही ललिता जी निशु पर भड़क उठी, खुश तो बहुत हो रही होगी ना तू, उस अमीर घर का रिश्ता जो आया है तेरे लिए। अरे ज़्यादा हवा में मत उड़, समझी ना? पर इतनी भी खुश मत हो, वो इतने अमीर लोग हैं कि तुझे सिर्फ इसीलिए अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल जाए। जाकर काम करना वहाँ और नौकरानी बनकर रहना। शादी के बाद तुम्हारा वहाँ क्या हाल होने वाला है तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इतना कहकर ललिता जी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद धूमधाम से निशु की शादी राकेश जी के बेटे कार्तिक से हो गई। निशु अपनी मामी का घर छोड़कर अपने अमीर ससुराल में आ गई। बाहर से ही घर को देखकर हैरान रह गई थी निशु। वह सोचने लगी, ये मेरा ससुराल है? निशु खुद से ही सवाल करने लगी। मामी के मुंह से सुना तो बहुत था कि मेरा अमीर ससुराल महलों से कम नहीं है, लेकिन आंखों से देखकर यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इस घर की बहू बनी हूँ, इतने अमीर घर की। तभी अचानक से मामी के वह शब्द याद आ गए उसे कि इतने भी खुश मत हो, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सास सिर्फ मीठा बोलती है लेकिन बहुत खतरनाक है। उन्होंने मुझे इस बड़े घर की बहू सिर्फ इसीलिए बनाया है कि उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल जाए। निशु बहू, घबराओ नहीं बेटा, तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी हो। मैं तुम्हें इस घर की बेटी बनाकर लेकर आई हूँ। चलो अपना दाहिना पैर कलश से मारो और घर में प्रवेश करो। भाभी, क्या सोच रही हो? दाहिने पैर से कलश को मारकर घर के अंदर आओ। हाँ निशु, क्या सोच रही हो बेटा? अचानक सास और ननद की आवाज़ से निशु सदमे से बाहर आई और बोली, हाँ 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 माँ जी। ये कहते हुए उसने दाहिने पैर से कलश को आगे धकेला और घर के अंदर प्रवेश किया। उसके साथ सब लोग बहुत प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन निशु के कान में उसकी मामी ने जहर घोल दिया था, जिसकी वजह से उनके मीठे शब्द भी उसे छुरी की तरह लग रहे थे।
इसीलिए उसने डरते डरते घर में प्रवेश किया। पूरे विधि विधान से सारी रस्में हुई, मुंह दिखाई हुई, सब कुछ अच्छे से हुआ। अरे, सुबह के 8 बज चुके हैं और महारानी अभी तक अपने रूम में सो रही है पैर पसार कर। ये नहीं कि घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उन्हें एक कप चाय भी मिल जाए। मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई इस करमजली को घर में लाकर। सोचा था गरीब है, गरीब को घर में लाऊंगी तो भला हो जाएगा उसका और हमारा भी बुढ़ापा संवर जाएगा, लेकिन ये तो मेरे सर पर आकर नाच रही है। हे भगवान, ये क्या, मैं सुबह के 8 बज चुके हैं और सोती रही। मेरी सास का पारा तो हाई है, वह मुझे नहीं छोड़ेंगी अब। मामी ने ठीक ही कहा था कि मेरी सास मीठा बोलती हैं, लेकिन है बहुत खतरनाक। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे। मुझे जल्दी उठना चाहिए था, अब मैं क्या करूं। हाँ, अब मुझे किचन में जाना चाहिए। निशु सपने में ही बड़बड़ा रही थी और उसका पति कार्तिक सब सुन रहा था। और फिर वह अचानक डर कर जाग गई। अरे, अरे तुम सोकर उठ गई? कार्तिक ने पूछा। मुझे माफ़ कर दो, कोई सज़ा मत देना मुझे, मेरा हाथ मत जलाना, मेरा हाथ मत मोड़ना, मुझे अंधेरे में मत छोड़ना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मुझसे गलती हो गई, कल से बिल्कुल देरी नहीं होगी, मैं जल्दी से उठ जाऊंगी। निशु, निशु शांत हो जाओ निशु, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है। कार्तिक की आवाज़ से अचानक निशु हड़बड़ाकर होश में आई और वह बोली, गलती हो गई मुझसे, मुझे जल्दी उठना चाहिए था। वो आज मेरा ससुराल में पहला दिन है ना, और मैं इतनी देर से उठी हूँ। और जब बहू देर से उठती है तो उसकी सास उसे चैन से जीने नहीं देती है ना। अब माँ जी मुझे ज़रूर कोई ना कोई सज़ा देंगी। अरे नहीं निशु, माँ तो रसोई में है, वो तुम्हें कोई सज़ा नहीं देंगी, तुम टेंशन फ्री होकर रहो। यहाँ ऐसा माहौल नहीं है निशु, यहाँ सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम खामखा डर रही हो। कार्तिक की बात सुनकर निशु की सांस में सांस आई। वह जल्दी से उठी और उसकी सास ने जो उसे साड़ी और जेवर पहनने के लिए दिए थे वह पहनकर तैयार हो गई और तुरंत रसोई में चली गई। तो उसकी सास बोली, अरे बेटा निशु, तुम यहाँ रसोई में क्या करने आई हो? वो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मुझे आप सबके लिए कुछ बनाना है ना, इसीलिए मैं रसोई में आ गई हूँ बस। अरे बेटा, मैं जानती हूँ कि आज तुम्हारी पहली रसोई है, लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। पहले अभी तुम्हारा नाश्ता तैयार हो रहा है, नाश्ता करो, आराम करो और अपनी पहली रसोई की चिंता मत करो। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। जब मुझे कुछ कराना होगा मैं बता दूँगी तुमको, ठीक है बेटा? तब तक तुम्हें ये सब लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सास का इतना प्यार देखकर निशु मन ही मन सोचने लगी, मेरी सास तो मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये खड़ूस या बदतमीज सास है। मामी ने ज़रूर मुझसे झूठ बोला होगा। निशु बहू, ये तुम बीच बीच में कहाँ खो जाती हो बेटा? जाओ, बाहर जाकर बैठ जाओ। हाँ मम्मी जी, ये कहते हुए निशु रसोई से बाहर आ गई और लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई। तभी उसकी ननद उसके पास आई तो निशु झट से खड़ी हो गई। क्या हुआ भाभी, आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है क्या? अगर नहीं है पसंद तो बता दीजिए, मैं चली जाती हूँ। अरे अरे नहीं दीदी, मुझे लगा शायद ना आपको कुछ चाहिए होगा। मैं आपके लिए पानी या चाय या कॉफ़ी या फिर खाना कुछ लेकर आ जाऊँ क्या? निशु डरते डरते बोली। तो उसकी ननद तानिया ने कहा, नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर कुछ चाहिए भी होगा तो घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी से भी मंगवा लूँगी। आप चिंता मत कीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए यहाँ मेरे पास और मुझसे बातें कीजिए और बताइए आपको खाने में क्या क्या पसंद है। आपकी पसंद नापसंद मैं सब जानना चाहती हूँ। आपको कहाँ घूमने जाना है और आप कैसी ड्रेस पहनना पसंद करती हैं। हम कल शॉपिंग पर चलेंगे भाभी, ठीक है ना? क्या कहती हो भाभी, मैंने सही बोला ना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मेरी ननद मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछ रही है। मैं तो कोई सपना ही देख रही हूँ शायद, वरना ननद ननद इतनी अच्छी कहाँ होती हैं। भाभी बताइए ना, आपको कहाँ घूमने जाना पसंद है? फिर हम आपकी वहीं की टिकट करा देंगे। आपको भैया के साथ घूमने जहाँ भी जाना हो मुझे बस बता दीजिए, या फिर आपको कोई जगह पसंद है तो वहाँ चले जाना, वो जगह बता दीजिए। जब तक पिताजी जिंदा थे ना दीदी, तो मैं उनके साथ हर साल अपने गांव का मेला देखने जाया करती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मामा जी के घर पर आ गई तो फिर वहाँ कभी जाने का मौका ही नहीं मिला मुझे। निशु ने मुस्कुराते हुए कहा तो तानिया बोली, अच्छा,
तो आप अपने गांव के मेले में घूमने जाना चाहती हो, हम सब भी वहाँ चलेंगे भाभी। लेकिन फ़िलहाल आप ये बताइए कि आप लंदन जाना चाहती हैं या पेरिस या दुबई जाना चाहती हैं, या फिर कोई कंट्री जो आपको पसंद हो वहाँ जाना चाहती हैं, या फिर इंडिया में ही कोई जगह जो आपको पसंद हो वहाँ आपको जाना हो। बता दीजिए खुलकर, हम आपकी वहीं की टिकट करा देंगे भाभी। मैंने एक बार टीवी पर लंदन देखा था, वो मुझे बहुत पसंद आया था दीदी। अच्छा, तो आपको लंदन जाना है तो ठीक है, लंदन की टिकट मेरी तरफ से। लंदन जाने के लिए आपके लिए ड्रेस, शूज़, मेकअप सब खरीदना पड़ेगा ना, तो कल हम शॉपिंग पर जाएंगे, ठीक है ना भाभी? निशु बहू, आ जाओ बेटा, मैंने नाश्ता लगा दिया है बेटा। और हाँ तानिया बेटा, आप भी आ जाओ और अपने भैया को भी बुला कर ले आओ। और पापा को भी देखना, तो वो कहाँ चले गए हैं? नाश्ते की टेबल पर सब लोग आ जाओ। सुलोचना जी ने किचन से ही आवाज़ लगाई तो निशु भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। सब उसके साथ इतने प्यार से बात कर रहे थे कि निशु को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे इतना अच्छा स्वर्ग जैसा ससुराल मिला है। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी तानिया बोली, भाभी आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? निशु कुछ कहती उससे पहले ही सुलोचना जी बोली, अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है बहू को अपने मायके की याद आ रही होगी। जब मैं ब्याह करके आई थी ना, तो मुझे भी अपने माँ बाप की बहुत याद आई थी और मैं भी बहुत रोया करती थी। बस निशु बहू को भी अपने मामा मामी की याद आ रही होगी, अपने भाई की याद आ रही होगी। उसके माता पिता के बाद वही तो उसके माता पिता और उनका बेटा, उसका भाई है। निशु बहू, मैं समझती हूँ बेटा, मायका छोड़कर आना कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए, लेकिन खुद को अकेला बिल्कुल मत समझना बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। और तुझे जब भी अपने मायके जाने का मन करे ना, या अपने मायके की याद आए, तो बता देना बस, हम तुम्हें तुम्हारे मायके मिलवा कर ले आएंगे। या फिर अगर तुम्हारा वहाँ कुछ दिन रुकने का मन करे तो तुम रुक भी सकती हो बेटा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो तुम्हें सही लगे वैसा कर लेंगे, जैसा तुम्हें सही लगे हमें बस बता देना। और हाँ, लेकिन अपने मायके जाने के लिए हमसे कोई परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है तुमको, जब मन हो तब जा सकती हो तुम। इतना कहकर निशु सोचने लगी, स्वर्ग जैसा ससुराल भला कोई क्यों छोड़कर जाने चाहेगा? माँ जैसी सास प्यार करती है और बाप जैसे ससुर जी प्यार करते हैं, इतना अच्छा पति मिला है, और दोस्त जैसी ननद। लगता है मेरे अच्छे कर्म ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। नीसू की आंखों में खुशी के आंसू थे कि उसे इतना अच्छा स्वर्ग जैसा अमीर ससुराल मिला है। और फिर सब नाश्ता करके ढेर सारी बातें करने लगे। शाम को निशु ने जिद की, प्लीज़ माँ जी, आज का खाना मुझे बनाने दीजिए ना। वो रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी तो कुछ देर बाद उसकी ननद तानिया आई और बोली, भाभी इतना टाइम हो गया है और अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। अगर इतने धीरे धीरे काम करोगी तो तुम्हारे ससुराल वाले भूखे ही मर जाएंगे। तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता भाभी। आज तुम्हारी पहली रसोई है और उसमें भी इतनी देर लगा दिया आपने। ननद के मुंह से ये सुनकर निशु डर गई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, बस अभी फटाफट फटाफट सब कुछ तैयार कर देती हूँ मैं। सॉरी सॉरी भाभी, रिलैक्स, मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज़्यादा डर जाएंगी। आपकी हालत तो देखिए, आप किस तरीके से काँप रही हैं। सॉरी, वो मुझे सीरियल देखने की बुरी आदत पड़ गई है ना भाभी, बस इसीलिए। और मैं सीरियल वाली ननद बन गई थी ना कुछ देर के लिए, बस इसीलिए। सीरियल में जो बुरी ननद होती है ना, बस वैसी ही बन गई थी मैं तो उसी रोल को निभा रही थी भाभी। मैं बस उसी का रोल प्ले कर रही थी। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे ऐसा नहीं पता था कि आप इतना डर जाएंगी। ये सुनकर निशु की सांस में सांस आई। वह बोली, आप मजाक कर रही थी दीदी, मुझे लगा कि मुझसे सच में कोई गलती हो गई है। ये सुनकर तानिया ने भाभी का हाथ थामा और प्यार से बोली, भाभी अगर आपसे कोई गलती हो भी जाएगी ना, तो फिर भी इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती इंसान से ही होती है भाभी। चलिए बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं तो आपकी मदद करवाने आई थी भाभी, और मैंने आपको डरा ही दिया। मैं भी कितनी पागल हूँ सच में। सॉरी भाभी। इतना कहकर तानिया भी प्यार से अपनी भाभी के कामों में उसकी मदद करने लगी। ये देखकर सुलोचना जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वह अपने भाभी का दर्द समझ रही है, उसको समझ रही है। भगवान करे इस ननद भाभी का रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे, इसी ही प्यार प्रेम से ज़िंदगी भर चलता रहे।
इधर निशु बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब वह भूल चुकी थी कि वह इस घर की बहू है, क्योंकि उसे बेटी जैसा ही प्यार मिल रहा था। निशु अब अपने पति के साथ बाहर से घूम कर भी आ गई थी और अब घर में सब ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता गया। अब उसकी शादी को 1 महीना बीत चुका था। एक दिन सुलोचना जी निशु से बोली, निशु बेटा, कल हम तुम्हारे मायके चल रहे हैं, ठीक है ना? मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। मुझे वहाँ से कुछ साड़ियाँ लेकर आनी है बेटा। वहाँ की सिल्क साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत फेमस है वहाँ की सिल्क साड़ियाँ। तो मैंने सोचा कि कुछ साड़ियाँ मैं तुम्हारे लिए ले लूँगी और कुछ साड़ियाँ मेरे लिए खरीद कर ले आऊँगी, और तुम भी अपने मामा मामी से मिलकर आ जाना। ये सही रहेगा ना बेटा? ये सुनकर निशु सोचने लगी, अगर माँ जी मेरे साथ जाएंगी तो मामी ने मेरे साथ वही व्यवहार किया तो? वह हमेशा जो करती आई हैं, तो मेरे ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? निशु बहू, क्या सोच रही हो बेटा? क्या सोचने में लग जाती हो? वो कुछ नहीं माँ जी, ठीक है, हम कल चलते हैं। वो अपनी सास को कुछ नहीं बताती, लेकिन वह उन्हें अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी मामी के स्वभाव को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी कि उसकी मामी कितनी लालची, कितनी निर्दयी है। अगले दिन दोनों सास बहू ललिता जी के घर आ गई। अरे मेरी लाडो रानी, तेरे मामा जी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर तुझे इतने अमीर ससुराल में ब्याह दिया है, तो तू तो अपने मामा मामी को भूल ही गई। ललिता जी ने निशु को गले से लगाते हुए कहा। तो निशु की सास सुलोचना जी बोली, नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी शादी को 1 ही महीना तो हुआ है, और देखिए अभी हम उसे आपसे मिलाने के लिए भी ले आए। हाँ हाँ समधन जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। निशु बिटिया, जरा तुम भी मेरे साथ आओ तो। ये कहते हुए ललिता जी आंखों ही आंखों में निशु को इशारा करने लगी और फिर उसे अपने साथ रूम में ले गई। पर वहां जाते ही उसका हाथ मोड़कर बोली, करम जली, तेरे माँ बाप के मरने के बाद तुझे हमने अपने घर में जगह दी, तेरी शादी इतने अमीर खानदान में की, तू वहां रानी बनकर रह रही है, लेकिन फिर भी तू अपने भैया का भला नहीं चाह रही। कैसी करम जली है तू। उसने 10 लाख ही तो मांगे थे तुझसे, क्या तू उस अमीर खानदान में से, उस अमीर ससुराल में से 10 लाख रुपए लाकर मेरे बच्चे को नहीं दे सकती? वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। नहीं, पर तू तो अपने ससुराल की सगी हो गई है ना, भाई से तो तुझे कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं नहीं, तुझे तो अपने भाई की जरा भी चिंता नहीं है। मामी जी मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, और बाहर मेरी सास भी बैठी हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो वो क्या समझेंगी? और आप ही बताइए, मैं अपने ससुराल से इतनी बड़ी रकम कैसे लाकर दे सकती हूँ आपको? ये आप कैसी बातें कर रही हैं मामी? अच्छा, तो तू अब अपनी मामी को सिखाएगी? अरे तू अपनी मामी को जानती नहीं है। अगर तूने 10 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मैं तुझे उस अमीर स्वर्ग जैसे ससुराल में टिकने नहीं दूंगी, समझी ना? ये कहते हुए ललिता जी निशु का हाथ जोर से मोड़े जा रही थी, तभी पीछे से तेज आवाज आई, रुक जाइए बहन जी। ये सुनकर ललिता जी ने तुरंत निशु का हाथ छोड़ दिया। तभी निशु की सास सुलोचना जी अंदर आते हुए बोली, अच्छा, तो निशु बहू से ये बातें हो रही थी आपकी। जब भी तुम अपने माई के फ़ोन पर बात करती हो बेटा, तो मायूस हो जाती थी। अच्छा, तो यही कारण है उसका। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा था बेटा कि आखिर बात क्या है, लेकिन तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा बेटा। और समधन जी, आप ही कमाल करती हैं, बेटी के ससुराल से पैसे मांगते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, मामी ऐसा नहीं बोल रही थी। मामी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। बहू, तू अभी भी अपनी मामी का ही साइड ले रही है बेटा, जो तेरे ऊपर इतने अत्याचार करती हैं। आज के बाद मैं तुझे अपने मायके कभी नहीं आने दूंगी। चल, अभी मेरे साथ चल। मैं यहाँ कोई साड़ी वाड़ी लेने नहीं आई थी बेटा, बस मैं तो ये देखने आई थी कि तेरे साथ कितना बुरा अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। आखिर तू इतनी डरी डरी क्यों रहती है? क्योंकि शादी के अगले दिन ही मुझे इस बात का पता चल चुका था कि तुम्हारी मामी ने तुम्हें किस तरीके से पाला है। सास के मुंह से ये सुनकर वह हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तो सुलोचना जी ने कहा, हाँ हाँ बहू, मुझे उसी दिन पता चल गया था बेटा, क्योंकि तुम थोड़ी लेट से उठी थी, इसीलिए तुम अपने सपने में नींद में ही बोले जा रही थी कि मुझे मत मारना, मुझे कमरे में बंद मत करना, मैं कल से ही समय पर उठ जाऊंगी। प्लीज़ आज छोड़ दीजिए, मेरा हाथ मत मोड़िए। जो कि मेरे बेटे कार्तिक ने बहुत अच्छे से सुना था।
पर तुमसे उसने कुछ नहीं कहा। वो उसी वक्त समझ गया था कि तुम्हारी मामी ने तुम्हें कितना मारा है, कितना परेशान किया है, कितना टॉर्चर किया है तुमको। उसने मुझे सारी बातें बताई, तो मैंने ये प्लान बनाया था कि इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारी मामी तुम्हें किस तरीके से रखती थी, किस हद तक तुम्हें परेशान करती थी, और अब शादी होने के बाद भी कितने अत्याचार करती है वो तुम पर। आज के बाद मैं तुम्हें अपने मायके कभी नहीं आने दूंगी बेटा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। इतना कहकर ही सुलोचना जी ने अपनी बहू निशु का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गई। अपने ससुराल पहुँचकर निशु ने भीगी आंखों से बोला, माँ जी, आपने मुझे वो प्यार दिया है जिसके लिए मैं हमेशा से तरसती आई हूँ। तो सुलोचना जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, रो मत बेटी, कोई तेरी आंखों में आंसू लेकर आए, ये तेरी माँ को हरगिज बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम रो, इसलिए रो मत बेटा। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तेरा मायका छूट गया है। तेरा जब भी मन करे तू अपने मामा को यहाँ मिलने बुला सकती है, पर उस मामी के पास तो मैं तुझे हरगिज नहीं जाने दूंगी। और अकेले अकेले तो बिल्कुल नहीं। निशु अपनी सास के गले लगकर रोने लगी और दोबारा मामी के घर कभी नहीं गई। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपको पाकर मुझे लग रहा है जैसे मुझे मेरे मम्मी पापा वापस मिल गए हैं। भगवान ने उन्हें कुछ समय के लिए मुझसे छीन जरूर लिया था, लेकिन वापस उन्होंने मुझे लौटा दिया है। सच में माँ जी, आप सास नहीं, आप मेरी माँ हैं। हर लड़की को आपके जैसी ही सास मिलनी चाहिए, बिल्कुल माँ जैसी। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।